Everybody, my name is Ajay Singh, and today we will understand the application of Gauss's law to calculate the electric field corresponding to charge distributions. What does it mean? हम लोग देखेंगे कि Gauss's law को यूज करके हम easily निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, इस बात को याद रखना। सेकेंड लेंगे हम लोग लीनियर चार्ज distribution, the kind of a wired structure distribution, linear charge distribution, and the third we would be taking uh, plane sheet of charge. Fourth, we will look at charged conducting surface. Let's start with charged sphere. Okay, so let's see. Let's assume this is a charged sphere and say it's positively charged sphere. Okay, so I'll indicate some of the signs. This is the center of the sphere and we want to calculate the electric field at point P. हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे कितनी। ओके, सो हम एक गॉसियन सरफेस इसके लिए बनाते हैं। हालांकि इट्स नॉट परफेक्ट बट एज्यूम इट्स स्फीयर ओनली, जो कि क्लोज करता है इस चार्ज्ड स्फीयर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E है, एज्यूम करते हैं इस पॉइंट पे भी E ही होगी बिकॉज ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और हमारा जो ये स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस, इट्स सिमेट्रिकल राइट। तो यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, एवरीवेयर इट विल बी आउटवर्ड्स बिकॉज पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो इनवर्ड्स होता है। ऑलराइट, सो हमारा जो एरिया यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ई को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम करते हैं हल्का सा और देखते हैं कि यहाँ क्या, यहाँ एरिया वेक्टर क्या होगा। तो हमारा जो एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और हमारी जो एरिया वेक्टर भी होगा ये भी हमारा इसी के पैरेलल होगा। तो एसेंशियली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वुड बी हाउ मच, फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट डी ए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट देख देख के, तो बिकॉज दे आर पैरेलल hence we can write it as e dA close integral. ओके, अब देखो, अब E is constant across the surface, so we can take it out and we can keep the integral as this. What is dA? dA का क्लोज सरफेस स्फीयर का इंटीग्रल कितना होगा, एरिया पर एरिया ऑफ स्फीयर। इसकी डिस्टेंस को हम assume करते हैं, ये जो है ये है r, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारा फ्लक्स निकल गया यूजिंग गॉसेस लॉ। यूजिंग गॉसेस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स की वैल्यू हमारी चार्ज इनक्लोज जितना भी होगा एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इन, इसको हम क्यू मान लेते हैं जो कि पूरा चार्ज है। ठीक है, इस पे मानते हैं हमारा टोटल चार्ज है क्यू, इसको लिख लेते हैं टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं और इसको 3 करते हैं। इन सब 1 to 3 को लेकर अगर हम इक्वेशन लिखे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो इससे हमारा ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पाई आर स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है हमको? यस, इट इज बिहेविंग एज इफ कि हमारा एक चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है पूरा का पूरा ये क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं पी पे। सेम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारा चार्ज पूरी इस नॉन कंडक्टिंग सरफेस के अंदर फैला हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन टिल द एंड। ठीक है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, अगर अगर हम देखें तो ऐसा कर रहा है कि चार्ज हमारा क्यू प्लेस है कहाँ पे, आपके सेंटर पे। ठीक है, तो गॉसेस लॉ की वजह से वी हैव इजीली कैलकुलेटेड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड
आउटसाइड दिस स्फीयर। अब आते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया, इसको मैं लिख देता हूँ आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। अब आते हैं इनसाइड द स्फीयर। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ये कैसे कैलकुलेट होगा? फिर से हम गॉसियन सरफेस की हेल्प लेते हैं। हमारा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था, इसके इसके ऊपर चार्ज टोटल क्यू है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये पॉइंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इसके लिए वी विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ऑलराइट, तो इस पे भी देखें ध्यान से। अगर इस केस में भी वी कैन टेक द सेम स्टेप्स, we will calculate the electric flux, which is E dot dA close integral। अभी देखो आपका जो इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E और आपका एरिया वेक्टर A पैरेलल है, तो वी कैन डू द सेम थिंग, राइट। एंड E इज कांस्टेंट, और ये हमारा आ जाएगा 4 pi r²। सिमिलर, एकदम सेम किया। फिर से हम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। वो क्या बोलते हैं, फ्लक्स वुड बी much q inside this Gaussian surface divided by epsilon naught, right? What is q inside? So q inside needs to be calculated. Total charge कितना है q? चार्ज डेंसिटी अगर निकालनी है तो इसका पूरा वॉल्यूम लेंगे, जो कि होगा 4/3 r²। हमने ये बताया था कि इसका जो रेडियस है वो r है, स्फीयर का, क्यूब, सॉरी, आई विल इरेज एंड राइट इट प्रॉपर्ली। ओके, r क्यूब, ये हो गया इसकी चार्ज डेंसिटी। और कितना वॉल्यूम गॉसियन सरफेस के अंदर है? 4/3 पाई r क्यूब। तो हमारी चार्ज डेंसिटी आ गई r क्यूब। ओके, सो दिस इज द हमारा चार्ज आ गया, सॉरी, इस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से हमने चार्ज निकाल दिया। क्यू इनक्लोज हमारा आ गया इतना। इक्वेशन, इसको करते हैं इक्वेशन 2, इसको करते हैं इक्वेशन 3। So we will use all these equations. So q 4 pi r² is equals to q charge inside the Gaussian surface, which can be placed as q r cube, capital R cube। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इसको निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught q by capital R cube multiplied by r। मेक सेंस? इस इन इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमने ये कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे वी कैन सी द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रिलेटिवली lower or higher if you compare these two electric fields? So, excuse me, outside कितना था? 1/4 pi epsilon naught q by r square। इनसाइड कितना है? ने ऊपर की इक्वेशन देखी, अगर हम कॉमन थिंग्स को निकाल दें फॉर कंपैरेटिव स्टडी, क्यों हो गया, तो हमारा ये एक तो इस हिसाब से वे टू वेरी कर रहा है, आउटसाइड इसको ओ बोल देते हैं, इनसाइड आई बोल देते हैं, ये वेरी कर रहा है आर के हिसाब से, विच वन इज ग्रेटर। सो 1/r², so the electric field for r equal to 0, the electric field at the center would be 0। At center of sphere 0। एसेंशियली इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
जहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एंड ये है आपकी रेडियल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, लीनियर टिल व्हाट, टिल पॉइंट R, right? And it decreases something like this, right? तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो है R पे, which is 1/r². Okay? So essentially electric field linear है, it increases and goes maximum at the surface of the sphere, but then it starts to decrease by 1/r². Make sense? All right. Taking the next application of Gauss's law, so we have done this one, linear charge distribution. Linear charge distribution. Again, principally speaking, everything remains the same. So we are drawing a linear charge. I'll draw it again. Let me draw a rectangle to make it easier. Okay. And let's assume it has positive charge again. It doesn't matter, only the direction matters. So the linear charge distribution, where we are assuming the length is very uh, long as compared to the distance where we are trying to calculate the value. For example, if this is at point P and this distance is okay. So in order to calculate the electric field at point P, what we'll do, we will take the Gaussian surface, and let's assume this is a very thin charge distribution. Okay. So for that, we will draw a Gaussian surface, which would be a kind of a cylinder. Uh, and we would hope it is helping. Hope it is. Uh, let me draw this properly. Okay. So at point P, okay, so the electric field would be like this. So if you look at this closed Gaussian surface, what would be the total electric field? What would be the total electric flux? Okay, sorry. Let's calculate total electric flux through this Gaussian surface. So for the lateral surface, जो कि यहाँ की है, आपकी इस सिलेंडर का lateral surface है, जो कि प्लेन पार्ट ये वाला, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पैरेलल टू एरिया वेक्टर होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं E इंटू 2πRL। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया कितना है? इसको हम ये ऐसे करते हैं, फिर से ई डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड EDA is for this lateral surface, since the area vector as well as electric field are parallel, we can easily say it as E multiplied by 2 pi RL. And E is electric field, which is constant. Upper surface इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर की ओर होगा 90 डिग्री, सेम विद दिस, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन, इन दोनों सर्फेसिस का कंट्रीब्यूशन 0, तो बहुत आसानी से हमारा आ गया, ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉसेस लॉ क्या बोलता है? फिर चलते हैं गॉसेस लॉ, सॉरी, गॉसेस लॉ, flux is, how much is the flux? Q inside by epsilon naught. Let's assume lambda is the charge density. Okay, so the total charge per unit length. So let's assume, इसको easy करने के लिए, let's assume lambda is charge per unit
length. Okay, so hence the charge inside it would be how much? Lambda total charge, lambda multiply by length. Simple, right? Hence we can write the total flux as lambda L by epsilon naught. So this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. Using all these three equations, we can write, okay, which gives us electric field as lambda. Very easily we have calculated the electric field at distance r for a long line charge, which can be known as linear charge distribution. Lambda is the charge per unit length. Okay, so we have easily calculated it. Now we are getting a theme here, which I would like you to understand. आप देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है कि हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, उस पे हम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज जो भी सराउंडेड किया हुआ है उसने, उसे क्यू बाय मींस चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट एज पर द गॉसियन लॉ, उससे इक्वेट कर दें एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, वेरी लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और उस पे चार्ज डेंसिटी दी हुई है हमें। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, ये हमें वैल्यू दी हुई है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस पी पे हमें डिटरमाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, सो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए what we can do, and it would be easy as well. Let's assume कि यहाँ पर एक एरिया एज्यूम करते हैं, जो कि लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, इससे क्लियर दिखेगा हमें। अह, ये यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, और इस एरिया से, इसको मैं जूम करता हूँ हल्का सा, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ए हैट, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो स्टेप 1 क्या होगा? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अभी हम पहले पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हमारा गॉसियन सरफेस होगा। इसके लिए वी आर टेकिंग द गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर। ओके, और वो सिलेंडर पास थ्रू करते हुए पूरा एंड यहाँ करेगा, तो बहुत ही बेकार बनाया मैंने, लेट मी मेक इट बेटर। एक सिलेंडर ऐसे होगा, ये हमारा हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस। एसेंशियली हमारा क्या है, ये है पूरा सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर ये पास थ्रू कर रहा है इससे, तो हमारा जो गॉसियन क्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर कितना चार्ज होगा जो इस प्लेट के ऊपर है, इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो टोटल चार्ज भी निकल आएगा, लेकिन गॉसियन सरफेस मेक करने क्लोज है, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही होगी, और जो हमारा एरिया वेक्टर होगा ये भी ऐसे होगा। मेक सेंस? लेकिन इस एरिया, यहाँ पे अगर मैं किसी एरिया को लूंगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। इस केस में भी मान लेते हैं ई डैश है, यहाँ पे मान लेते हैं ई डैश है। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, लेट मी कैलकुलेट दिस ड्यू टू दिस सरफेस, एंड लेट्स assume the surface area to be डेल्टा एस। यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर डेल्टा ए, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं डेल्टा ए, एंड लेट्स assume this surface area to be डेल्टा ए ओनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जो होगा ई डी ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए, तो हमारा हो गया ई यहाँ पर है, और डेल्टा ए कॉस जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। ठीक है, मेक सेंस, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ए, ये हो गई ई डी ए, जो टोटल हो गया
In fact, let me repeat and let me erase this. ये वैल्यू कितनी होगी पूरी क्लोज सरफेस पे? हम सिलेक्ट करते हैं पहले ये वाली सरफेस, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, और ये पूरी लेटरल को बोल देते हैं 3, जो सिलेंडर के ऐसे होगी, ठीक है? तो हमारा पहला जो हो गया 1 के लिए निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बोली सेम बिकॉज सिमेट्रिकल है, ठीक है? ई डॉट डेल्टा ए प्लस ई डॉट डेल्टा ए। अगर हम देखें ई इस साइड की ओर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड की ओर है, एरिया वेक्टर भी इस साइड की ओर है, तो हमारा दोनों ये हो गया। और जो लेटरल सरफेस होगा इसको हम बोल देते हैं ई डैश डॉट इस पर्टिकुलर एरिया को पूरा जो भी होगा, अ, एक छोटा सा एरिया एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं डेल्टा एस, ये जो है इसको हमने बोल दिया डेल्टा एस। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरी पूरी सरफेस पे। इसको हम कर देते हैं ई डॉट डेल्टा ए, बिकॉज ये पैरेलल है, एंगल इज जीरो, कॉस जीरो, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ए। ई डॉट, यहाँ पे भी हमने ये कहा सिमेट्रिकल सिस्टम है, मैग्नीट्यूड वुड बी सेम, एरिया वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में ही है, तो एसेंशियली ये माइनस ई है और माइनस ए है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारा ई डेल्टा ए ही आ गया बिकॉज एरिया से। अब इसको चेक करते हैं, कहीं भी अगर मैं इसको देखूं, इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर को, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई 2 टाइम्स डेल्टा ए, ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। इसको मैं डिनोट करता हूँ इससे। अब यूजिंग गॉसेस लॉ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो कितना होगा, यहाँ भी एरिया कितना है, ये भी डेल्टा ए है, ए के सिलेंडर है इसलिए, राइट? तो डेल्टा ए, नहीं, शुरुआत में गॉसेस लॉ को लिख लेते हैं, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन विच इज व्हाट, डेल्टा ए इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे अपने चार्ज डेंसिटी से, तो ये हो गया चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आसान लैंग्वेज में लिख लेते हैं ऐसे, सॉरी, बाय एप्सिलॉन। ये हमारा हो गया वैल्यू हमारी फ्लक्स की। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, वी विल इक्वेट दिस टू, सो 2 टाइम्स ई डेल्टा ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, लेट मी सी, ये वाली वैल्यू सिग्मा डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन। डेल्टा ए कैंसिल हो गया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे। तो लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर होगी, उसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो उससे उसके पास की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है? ये डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कब होल्ड करता है, होल्ड्स ट्रू इन केस द इन केस इन केस in case the sheet is very large. Okay, cool. We will move to the next problem statement where we are selecting, which is our fourth uh, problem statement. Let's review. We have done with charged sphere, we have done with linear charge distribution, we have done with plain sheet of charge. अब हम इसको करने चाहते हैं चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है? और इसमें भी हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल से, जहाँ पे कि मान लेते हैं एक कंडक्टर है, हम बोलेंगे चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। इस केस में हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालेंगे, ठीक है? लेट्स सी, मान लेते हैं इस केस में हमने प्लेन लिया, जो कि फिर से हम ड्रॉ करते हैं वैसे ही प्लेन शीट ऑफ चार्ज टाइप। लेट्स सी, ये बना ही नहीं, ये तो मुश्किल लग रहा है, कैसे बनेगा ये डायग्राम? ओके, बन गया। ओके, सो ये हमारा हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा विड्थ देंगे बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर टू, ठीक है? इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, लेट मी ड्रॉ दिस। बना क्या? हाँ, बन गया। थोड़ा सा ना बढ़िया नहीं है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो यहाँ पे हमें पता है कि कंडक्टर में चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही होते हैं, अंदर चार्जेस हमेशा जीरो होते हैं बिकॉज कंडक्टर
has free electrons which neutralizes it and all the charge comes to the surface. ठीक है, तो अब मान लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोलते हैं यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, प्रॉब्लम तो एकदम सिमिलर लग रही है जो हमने किया। फिर से एक हम सिलेंडर को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंडक्टर कितने भी विड्थ का हो सकता है, राइट? कितने भी विड्थ का हो सकता है, हमने ये बताया, राइट? एंड हमें देखना है कि बाहर क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। फिर से ये वाला सिलेंडर यहाँ है, इस पॉइंट को हमने लिया, एक छोटा सा एरिया लिया है एसेंशियली यहाँ है, और इस सिलेंडर को हल्का सा इमेजिन करते हैं अंदर तक। ठीक है, इस सिलेंडर को अंदर तक इमेजिन करते हैं। इस सिलेंडर को एंड कर दिया हमने गॉसियन सरफेस को इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, इज दिस क्लियर? या, अब इसके लिए हम निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम मेथड, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो हम ये वैल्यू को मान लेते हैं, सॉरी मी रीड्रॉ इट, राइट इट इन फैक्ट, ई डॉट डी ए, टोटल फ्लक्स ये हो गया। अब इस एरिया को देखिए, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं, फिर से लेते हैं डेल्टा ए, ये हो गया डेल्टा ए, और एरिया वेक्टर हो गया बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता ताकि क्लियर दिखे हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एक्चुअली, राइट? बिकॉज हमारा ये कंडक्टर के अंदर है। सो एरिया वेक्टर यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन जीरो है, तो हम, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो पहले भी किया था, एरिया वेक्टर ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे ई डैश है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लेटरल सरफेस इज जीरो। ये कंट्रीब्यूशन है लेटरल सरफेस का। उसके बाद हमारा ई ए, ई डेल्टा ए, ये कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा इस सरफेस का, और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जो कि कंडक्टर के अंदर है। तो हमारा कितना हो गया, हमारा फ्लक्स कितना आ गया, ई डेल्टा ए। फिर से यहाँ पे हम सेम मानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अब इसके हिसाब से फिर से गॉसेस लॉ लगाते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फ्रॉम गॉसेस लॉ कितना हो गया हमारा फ्लक्स, q inside by epsilon which is equal to sigma into a, बिकॉज अंदर यहाँ इस सरफेस पे भी एरिया ए है, इसी को हम दिखा रहे हैं, ये भी हमारा डेल्टा ए है, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, लेट मी रोटेट द पेज ताकि क्लियर दिखे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 कितनी है, फ्लक्स इज ई डेल्टा ए, और हमारा तो गॉस लॉ से कितना आता है, सिग्मा डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन सी द डिफरेंस, राइट? सो वी हैव डिफरेंस, वी हैव सीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस फॉर कंडक्टर। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट। सो एसेंशियली हम लोगों ने गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन से जो प्रॉब्लम्स टिपिकली सॉल्व करते हैं वो कर ली है। We would see in next session some of the complex problems as well, and we will see how we can solve those. Till then, thank you very much.